हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बच्चे C3 पाथवे और C4 पाथवे किया था और उसमें डिफरेंस आपको बताया गया था और आपको बच्चे एक क्वेश्चन दिया था मैंने ग्रुप में कि क्रांज एनाटॉमी क्या होती है। तो अगर तो किसी बच्चे ने पता कर लिया तो अच्छी बात है, मतलब मैंने होमवर्क दिया था आपको। क्रांज एनाटॉमी बच्चे मेनली C4 पाथवे में पाई जाती है। C4 पाथवे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसकी जो एनाटॉमी है, सबसे पहले तो आपको बच्चे एनाटॉमी पता होना चाहिए। एनाटॉमी क्या होती है? किसी भी प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है जी। और बच्चे इसकी जो एनाटॉमी है उसको नाम दिया गया है क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी मतलब इसमें क्या है बच्चे, वंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट्स हैं। ठीक है जी। जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेसोफिल सेल्स तो सभी प्लांट्स में होती है, लेकिन जो C4 पाथवे वाले प्लांट्स हैं उनमें मंडल शीथ सेल्स भी मिलती हैं। तो इसीलिए जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको हम क्रांज एनाटॉमी बोलते हैं। तो बच्चे C4 पाथवे अगर एग्जांपल बताऊं मैं इनकी कि इसके अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं, मेनली जो डिज़र्ट्स में पाए जाते हैं ना, कैक्टस वगैरह वो आते हैं। जो हमारे नॉर्मल हम डेली लाइफ में जो देखते हैं अपने आसपास, वो किस में आते हैं? C3 पाथवे में। उसमें जो C3 प्लांट्स बोलूँ अगर, तो वो जो हमारे आसपास वाले हैं। C4 प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन सा है बच्चे? कैक्टस वगैरह। ठीक है जी। क्रांज एनाटॉमी आपको क्लियर हो गई, क्यों बोला जाता है और किसको बोला जाता है, C3 को बोला जाता है या C4 को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे फोटो रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चे, फोटो रेस्पिरेशन में आपको याद होगा जो हमारा C3 साइकिल है वो किससे स्टार्ट होता है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट से। जब उसके साथ CO2 बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को एंजाइम, तो हमारे पास क्या है बच्चे? फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। ठीक है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम बात करते हैं C3 प्लांट्स की, तब उसमें बच्चे ये C2 होता है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, एक तो कार्बन एक है ऑक्सीजन। तो C3 प्लांट्स में जो रुबिस्को एंजाइम है उसमें क्या होता है बच्चे, वो जब O2 मतलब जो ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या कर देता है बच्चे, लास्ट में हमें ना ही तो ATP मिलता है ना ही हमें NADPH मिलता है। मतलब जो इतने इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए वो हमें नहीं मिलते। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चे, ये देखो इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू रुबिस्को से उसके साथ बाइंड कर जाता है, तब क्या हो जाता है बच्चे, हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। तो CO2 तो नहीं बन पाती क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होनी स्टार्ट होगी। तो हमारे पास जो 6 मॉलिक्यूल्स बन रही थी, C6 बन रहा था, जब हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तब वहाँ पे हमारे पास बच्चे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं, मतलब प्रॉपर मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे। तो वहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है? फॉस्फोग्लाइकोलेट की। जब फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है जी। ये होता किसकी वजह से है? CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से। C4 हैं जो प्लांट्स बच्चे, वहाँ पर क्या है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, क्योंकि जो हमने पढ़ा था वहाँ पर C4 एसिड होता है ना, मीज़ोफिल सेल्स में से वो कहाँ जाता है? बंडल शीथ में जाता है। बंडल शीथ में जब वो CO2 चला जाता है तो वहाँ पर क्या है बच्चे, उसकी ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ होती रहती है। जब एक सेल में से दूसरी सेल में वो पास होता है तब CO2 की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली उनके अंदर ज़्यादा होती जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, C3 में ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए इनमें एक और डिफरेंस मिल गया। C4 प्लांट्स में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, लेकिन C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है। फोटो रेस्पिरेशन में हमें जो एंड वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे ATP NADPH वो नहीं मिलते। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे फैक्टर्स। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो।
और इसमें बच्चे मेन है एक लॉ किसका, साइंटिस्ट का, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो इस लॉ में क्या बताया जाता है कि जब बच्चे कोई भी केमिकल प्रोसेस चल रहा है, केमिकल प्रोसेस कौन से होते हैं, जिनमें रिएक्शंस चलती हैं, कोई बच्चे ऐसे रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है, तो वो उसको हम इफ़ेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय अ फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। तो उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू मिनिमल होती है। मैं आपको बच्चे ये लॉ एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे आपने क्या है, गैस पे पानी रखा, पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया। जैसे ही हम उसकी फ्लेम को लो करके रखेंगे तो क्या होगा बच्चे, लो होगी जब फ्लेम, तो वो अच्छे से पानी नहीं बन पाएगा, नहीं उबलेगा, ठीक है, बॉईल नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम उसकी फ्लेम को ज़्यादा कर देंगे तब क्या होएगा बच्चे, वो पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पर जब हमने पानी रखा तो वो पानी किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइट पे, जो हम लाइट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं मेनली, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है बच्चे, कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं किसी प्रोसेस को इफ़ेक्ट करने के, लेकिन डिटरमाइन कौन सा करता है, जो मिनिमल वैल्यू हो, मेन एक ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चे लाइट। लाइट कैसे फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट ऑप्टिमम चाहिए। यू नो वेरी वेल बच्चे ऑप्टिमम क्या होता है, हमने एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा था। तो जैसे ऐसा नहीं है कि किसी जो प्लांट है उसको हमने बहुत ज़्यादा लाइट दे दी तो वो क्या होगा, ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर लाइट का है, अगर ऑप्टिमम लाइट मिलेगी प्लांट को तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और ये देखिए बच्चे ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ शो किया गया है। ये ग्राफ ऐसा है कि ये बच्चे सी किसको शो करता है, कांस्टेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब पहले लाइट मिल रही है प्लांट को, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसके बाद वो लाइट को ऑब्जर्व करना बंद कर देता है प्लांट, ठीक है। तो वो क्या हो गया बच्चे, ये ग्राफ ये शो कर रहा है लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है, कुछ बहुत ही कम फैक्टर्स होते हैं, वाटर वगैरह जो लिमिट चाहिए, ठीक है। तो डी यहाँ पर क्या है बच्चे, तो मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी, मतलब बच्चे यहाँ पर प्लांट ने क्या है, जितनी लाइट को ऑब्जर्व करना था उसने कर लिया, और इसके बाद क्या होता है, वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है बच्चे, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपको पढ़ाया गया है तो उसमें यही बताते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमारे पास ATP NADPH नहीं बन पाएगा। तो बच्चे C3 में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो C4 है उसमें कम कंसंट्रेशन की, अगर थोड़ी कम हो कंसंट्रेशन CO2 की तो भी चल सकता है, क्योंकि वो C4 एसिड है जो वो अपने आप कंसंट्रेशन बनाता रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है बच्चे, C3 C4 प्लांट्स हैं, जो C3 प्लांट्स को लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो C4 हैं वो हायर टेम्परेचर में होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कैक्टस, तो कैक्टस C4 की एग्जांपल है, वो हायर टेम्परेचर में ही सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है बच्चे वाटर। वाटर भी ज़्यादा नहीं भी होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चे वाटर अगर ज़्यादा हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, उसमें कॉजेज़ द स्टोमेटा टू क्लोज, स्टोमेटा बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो वो क्या होगा बच्चे, CO2 अच्छे से नहीं मिल पाएगा। CO2 अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो वो क्या हो जाता है, ATP और NADPH नहीं बनते, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकता है। और बच्चे आपका रिटन टेस्ट होगा इसके बाद, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।